Hello, I'm Gaurav, and today we are going to study very important topic of history. This topic gives a glimpses of the new kings and kingdom which started establishing themselves in the early medieval centuries of India. स्टूडेंट्स भारत में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला मुस्लिम अटैक महमूद गजनवी ने किया था 1000 सेंचुरीज़ में या 1000 ईयर में। बट अगर हम ध्यान से देखें भारत की हिस्ट्री को और स्पेशली भारत की अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री को, तो भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ था वो महमूद गजनवी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम ने 7th सेंचुरी में किया था। और जब इस्लाम का प्रादुर्भाव भारत में स्टार्ट हुआ ही था, स्पेशली अरेबियन कंट्रीज़ में जहाँ पर इस्लाम के आक्रमण कंटिन्यूस हो रहे थे, स्पेशली आफ्टर बैटल ऑफ करबला। तो उसके बाद इस सबसे बड़ा इस्लामिक अटैक भारत में मुल्तान और सिंध पार्ट में हुआ था जो महमूद बिन कासिम ने किया था। लेकिन भारत के कई सारे एम्पायर्स थे, स्पेशली एम्पायर्स लाइक राजस्थान, गुजरात एंड कश्मीर। उन एम्पायर्स के जो एम्परर्स थे, स्पेशली ललितादित्य फ्रॉम कश्मीर, राजस्थान के बप्पा रावल और गुजरात के सोलंकीज, इन तीनों ने मिलकर जो ट्रिपल अलायंस बनाया था, इन ट्रिपल अलायंस ने इस पूरे अटैक को ना सिर्फ डिस्ट्रॉय किया, अनसक्सेसफुल किया, फॉइल किया, बल्कि इस अटैक के जो काउंटर अटैक भारत ने दिया था उसका इफेक्ट ये पड़ा था कि अगले 300 सालों तक कोई भी इस्लामिक अटैक भारत में नहीं हुआ था। तो 300 से लेकर 350 साल तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड ने भारत को बहुत एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, जिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कई तरह के नए किंगडम भारत में स्टैब्लिश हुए, जिसमें राजपुत्र किंगडम, जैसे हम राजपूत कहते हैं, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है राजा का बेटा। इन किंगडम्स के अलग अलग ब्रांचेस ने जन्म लिया और इन ब्रांचेस को ऐसा माना जाता है कि इन ब्रांचेस को बहुत बड़े हद तक कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है भारत के कल्चरल या सोशो कल्चरल डेवलपमेंट का। तो भारत में जब राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण, जो हिंदू धर्म के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चारों वर्ण भारत के प्रोफेशनल वर्ण थे। और ऐसा भी माना जाता था कि अगर समाज की रक्षा करनी है, समाज को एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय बन के ही किया जा सकता था। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत में कई ब्राह्मण कुल ऐसे थे जो बाद में क्षत्रिय बने, वो जन्म से हालांकि क्षत्रिय नहीं थे। तो लेट्स स्टडी द न्यू किंग्स एंड किंगडम एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन इंडिया। तो स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में कई सारे एक राजपूत के कुल की बात की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में राजपूतों की कुल 36 कुल थे। लेकिन इस स्टडी में, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, हम फिलहाल कुछ कुल के बारे में बात करेंगे राजपूतों के। तो मेनली अगर राजपूतों के ओरिजिन की बात करें तो राजपूत अपने ओरिजिन को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक ओरिजिन जो कि सूर्य से उत्पन्न हुए, जिसे हम सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। एक उत्पत्ति है चंद्र से, यानी कि चंद्रमा से, जिन्हें हम चंद्रवंशी राजपूत बोलते हैं। लेकिन इन राजपूतों के 2 कुल के अलावा भी राजस्थान के माउंट आबू में जब हिरण्य गर्भ यज्ञ किया गया था, हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड और गर्भ का मतलब होता है वर्म। तो राजस्थान के माउंट आबू में एक यज्ञ किया गया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ, और इस यज्ञ की अग्नि से भी कई राजपूत उत्पन्न हुए थे जिन्होंने अपने आप को अग्निकुल राजपूत माना था। और ख़ास तौर से ये जो हिरण्य गर्भ यज्ञ है, ये वो उस ज़माने के राष्ट्रकूटा किंगडम ने किया था। ना राष्ट्रकूटा किंगडम और ये जो छोटे छोटे किंगडम आप भारत के मैप पे देख रहे हो, ये बेसिकली स्टार्टिंग से किंगडम नहीं थे। पुराने ज़माने में जब एक बहुत बड़ा राजा होता था तो वो अपने आप को कई तरह के टाइटल दिया करता था, जैसे कि महाराजा अधिराज या त्रिभुवन सम्राट। इस टाइटल का मतलब होता था कि एक राजा, जो कि राजा नहीं बल्कि महाराजा, महाराजा अधिराज या त्रिभुवन सम्राट होता है, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर एम्पायर का सबसे बड़ा एम्परर माना करता था। नाउ अंडरस्टैंड, ये पूरा सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जिस सिस्टम के सबसे ऊपर एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग होता था। लेकिन इन सबकी सबसे अच्छी खास बात यह थी कि इन्होंने अपने सिस्टम को सिर्फ सेंट्रलाइज करके नहीं बनाया बल्कि डिसेंट्रलाइज भी किया, अपनी ताकतों को बांटा भी, पावर को शेयर भी किया। तो ये अपनी ताकतों को, अपनी पावर को सामंतों के साथ शेयर करते थे और ये सामंतों को एक इंडिपेंडेंट जागीर भी दिया करते थे। बाद में ये सामंत उस
पर्टिकुलर जागीर को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, गवर्न करते थे, रूल करते थे और किसी भी संकट के समय पर या बाहरी आक्रमण के समय पर राजा को अपनी सेना देकर, राजा को अपना धन देकर, राजा को अपने टैक्सेशन का एक हिस्सा देकर उसको हेल्प किया करते थे, असिस्ट किया करते थे। इस तरीके से राजा ने अपने साम्राज्य को एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू किया। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कई साम्राज्यों के सर उठाने के बाद जब राजा कमज़ोर पड़ जाता था तो कई साम्राज्यों ने या कई सामंतों ने राजा से अपनी इंडिपेंडेंट को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने खुद अपने आप को राजाओं से अलग कर लिया और उस एरिया का महाराजाधिराज या महासामंत या फिर महामंडलेश्वर डिक्लेयर किया। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रकूटास की बात करता हूँ मैं। राष्ट्रकूटास एक ऐसे हिस्से में राज करते थे जिसको आज हम महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रकूटा एक ऐसे सामंत थे जिनके पूर्वज किसी समय पर चालुक्यास किंगडम के अधीन थे। लेकिन जैसे जैसे चालुक्य किंगडम कमज़ोर पड़ता गया, राष्ट्रकूटा किंगडम के दांती दुर्ग नाम के एक बहुत महावीर योद्धा ने अपने आप को चालुक्य किंगडम से अलग किया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर माउंट आबू में एक यज्ञ किया जिससे अग्निकुल राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो अगर अग्निकुल राजपूतों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि 4 राजपूतों के कुल हैं जिन्हें हम अग्निकुल राजपूत के नाम से जानते हैं, जो कि हैं गुजरात के सोलंकीस। इसके अलावा हम देखें राजस्थान के चाहमांस जिनको हम चौहान्स बोलते हैं। इसके अलावा परमार्स और गुर्जर एंड प्रतिहार जिन्हें हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से या प्रतिहार किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो ये राजपूत के 4 कुल हैं जिन्हें हम अग्निकुल राजपूत कहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के कुछ और भी राजपूत किंगडम थे जो काफ़ी पावरफुल थे। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें दिल्ली के आसपास तो तोमर राजपूत काफ़ी पावरफुल थे। तोमर राजपूत के अलावा गढ़वाल राजपूत, इसके अलावा चंदेला राजपूत, ये 3 ऐसे कुल थे जिनका काफ़ी बड़ा नाम था, काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंस थी स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। तो अगर हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि हर राजपूत किंगडम का जो सोशियो कल्चर और इसके अलावा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है हमारे भारत के समाज में वो बहुत ज़्यादा है और आज तक हम उनकी लेगेसीज को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो लेट्स स्टडी दिस राजपूत किंगडम 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करता हूँ, एक्सट्रीम नॉर्थ से। तो एक्सट्रीम नॉर्थ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तोमर राजपूत से। नाउ तोमर राजपूत की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी और अगर मैं तोमर राजपूत की बात करूं तो आनंदपाल तोमर जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाना जी थे, उन्होंने इस दिल्ली किंगडम को काफ़ी पावरफुल बनाया था। और इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग फैक्ट टू यू कि ये आनंदपाल तोमर थे जिन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा विशाल किला बनवाया था जिसे लाल कोट किला के नाम से जानते जाते, जैसे बाद में शाहजहां ने मॉडिफाई करके लाल किले के नाम से वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। तो आनंदपाल तोमर दिल्ली के एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्ट थे जिन्होंने दिल्ली में तोमर डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। उसके बाद हम बात करते हैं चौहान राजपूत के बारे में। चौहान राजपूतों की वैसे तो उत्पत्ति काफ़ी पुरानी है, बट इसके अंदर हम स्पेशली बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में, जिन्होंने अपने समय पर सबसे पावरफुल किंगडम को स्टैब्लिश किया था और इन्होंने अपनी राजधानी अजमेर के अलावा दिल्ली को भी बसाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं गढ़वाल राजपूत के बारे में। सो व्हेन आई टॉक अबाउट गढ़वाल राजपूत, द वन नेम दैट कम्स इनटू माय माइंड दैट इज जयचंद गढ़वाल, जिन्होंने बैटल ऑफ चंदावर में पार्टिसिपेट किया था और महमूद गौरी का सामना किया था। इसके अलावा हम और बात करते हैं सोलंकी राजपूतों के बारे में। तो मैं जब बता रहा था आपको कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत में सबसे पहला अटैक हुआ था, तो सोलंकी और मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने इस अटैक को स्पॉइल किया था या फॉइल किया था और थ्वाट किया था इंडिया की तरफ से। अगर मैं सोलंकी राजपूतों की बात करूं तो सिद्धराज या फिर नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट सेकंड, ये एक ऐसे सोलंकी राजा थे जिनका नाम आने वाली पीढ़ियां हमेशा शान से लिया करेंगी। सोलंकी राजपूतों का सोशो कल्चर और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप माउंट आबू जाएंगे तो वहाँ पर दिलवाड़ा का मंदिर है, वो सोलंकी राजपूतों की देन है। इसके अलावा जो सोलंकी राजपूत थे इन्होंने गुजरात का मोथेरा और सन टेम्पल्स भी बनाया है, जो कि अपने आप में सोशो कल्चरल आर्किटेक्चर वंडर है।
नाउ हम बात करते हैं सीधे परमार राजपूतों के बारे में। तो परमार राजपूतों में जो सबसे इम्पोर्टेंट राजपूत किंग हैं वो है राजा भोज, जिन्होंने धार को अपनी कैपिटल बनाया था। इसके अलावा राष्ट्रकूटास की सॉरी गुर्जर प्रतिहार की बात करें तो गुर्जर प्रतिहार में भी जो राजा थे उनका नाम भी राजा भोज था। राजा भोज परमार के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडिया के जो सबसे पावरफुल एम्पायर था एक समय पर, वो गुर्जर प्रतिहारा ही था। तो गुर्जर प्रतिहारा अलॉन्ग विद राष्ट्रकूटा एंड पालास वर दी मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स। ये वो एम्पायर है जिन्होंने हमारे आर्किटेक्चर को, हमारे सोशो कल्चर को एक नया मुकाम दिया, एक नया आयाम दिया। और इनके सोशो कल्चर कैपिटल को अगर हम देखें तो मालवा के कई हिस्से हैं जो इनकी कैपिटल का गढ़ कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने कई सारे आर्किटेक्चर को भी बढ़ावा दिया था, आर्ट्स को बढ़ावा दिया, और भारत में अधिकतर युद्ध इनके हुए थे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि गुर्जर प्रतिहारा के जो जितने भी राजा थे, जितने भी इंपॉर्टेंट किंगडम थे, उन सब ने ग्रीक किंगडम का मुकाबला किया था। और न सिर्फ मुकाबला किया था, बल्कि ग्रीक किंगडम के अपने खुद के किंगडम पे, यानी कि खुद के लैंड पे झंडा फहराया था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के जो ललितादित्य मुक्तापीढ़ राजा थे, उनने इटली के राजा तक को हराया था और उनके किंगडम का झंडा इटली के सेशल्स तक और सिसिली तक फहराया था। तो एक ये वो राजा हैं जिनको हम अनसंग हीरो कह सकते हैं भारतीय हिस्ट्री का। इसके अलावा हम बात करते हैं और डायनेस्टी के बारे में, जो कि है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था गोपाल ने। और आप इस डायनेस्टी की सबसे खास बात इसे कह सकते हैं कि पाल डायनेस्टी जो गोपाल के द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी, ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक डायनेस्टी थी, यानी कि पूरी तरीके से रिपब्लिक, जहाँ पर जनता ने शायद इंग्लैंड या यूएसए या फ्रांस की क्रांति से भी बहुत हजारों साल पहले जनता ने जिसे अपना राजा चुना था, और वो पहली बार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करके एक किंगडम का राजा बना था। तो ये डायनेस्टी है नॉर्थ इंडिया की। इसके अलावा इस डायनेस्टी में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि भारत में जब 1000 एडी में अटैक होना स्टार्ट हुआ था, तो ये किंगडम जब आपस में उलझ रहे थे, तो इनकी उलझन की भी एक अलग कहानी है। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है अजमेर के चौहान्स और जो कन्नौज के गढ़वाल के बारे में। नाउ आई मस्ट टेल यू कि ये गंगा रिवर और यमुना रिवर एक ऐसी रिवर्स थी भारत की जो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी देने वाली थी। नाउ इन दोनों रिवर के बीच में जो लैंड पड़ता है उसे लैंड बिटवीन टू रिवर्स कहा जाता है। अगर संस्कृत में बात करें तो रिवर्स को बोलते हैं आब, और लैंड को तो रिवर्स के बीच में जो भी लैंड होता है उसे दोआब कहा जाता था। और ये दोआब उस ज़माने का सबसे फर्टाइल इलाका हुआ करता था, जहाँ पे राजा सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया करता था। इस दोआब इलाके में एक बहुत बड़ा किंगडम था जो उस ज़माने का सबसे प्रॉस्परस किंगडम कहा जाता है, जिसे कहते हैं कन्नौज। तो कन्नौज के लेकर काफ़ी फाइट हुई थी इन किंगडम्स के बीच में। लेकिन कन्नौज से पहले और कन्नौज के बाद में भी कई ऐसे एम्पायर्स थे जिनकी आपसी खींचतान की वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो टर्किश इन्वेडर्स ने उठाया था। तो उसमें खींचतान में हम बात करते हैं एक ऐसे किंगडम के बारे में जिसको इस्टेब्लिश तो हिंदू सम्राट ने किया था, बट इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा टर्किश इन्वेडर्स ने उठाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनकी हमेशा से एक पारिवारिक दुश्मनी थी कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल से, जो बनारस और अयोध्या के भी राजा कहे जा सकते हैं। इस खींचतान को काफ़ी समय हो चुका था, और इस खींचतान में सबसे इम्पॉर्टेंट जब बैटल हुई थी तो वो बैटल 1175 एडी से शुरू हुई थी, जब पहली बार भारत ने टर्किश इन्वेडर को फेस किया था। और ये टर्किश इन्वेडर भारत में हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके आया था। नाउ अंडरस्टैंड, ये भारत का मैप है। यहाँ पे भारत में एक सुलेमान माउंटेन रेंज है और यहाँ पर है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इन माउंटेन रेंज ने कई सदियों तक भारत की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के पार जो भी टर्किश और मिडिल ईस्ट एम्पायर्स थे, उनसे भारत की रक्षा की थी। लेकिन इस हिंदू कुश माउंटेन में जो दर्रा है, उस दर्रे को क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही बड़ा इन्वेडर भारत पहुंचा था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का अटैक भारत में सबसे पहले
1175 एडी में हुआ था, जहाँ पर उसने सबसे पहले नागरकोट को, जो कि पंजाब में पड़ता है, उसके बाद थानेश्वर, मथुरा, दिल्ली, इन सबको लूटा था। और फाइनली उसका सामना हुआ था एक तराइन की बैटल में, जिसको हम बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। और ये सामना था एक बहुत ही स्टैब्लिश और पावरफुल किंगडम के साथ, और जो किंगडम था चौहान का, स्पेशली पृथ्वीराज चौहान थर्ड। जब ये बैटल हुई थी, तब इस बैटल का जो वक्त था वो 1191 एडी था, और इस बैटल को हम बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तराइन का मैदान एक ऐसा मैदान था जो काफ़ी ज़्यादा बैटल के लिए परफेक्ट था, और ये बैटल में ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी ने अपने आसपास के जितने भी मुस्लिम एम्पायर्स थे या सल्तनत थी, उन सब की मदद ली थी। लेकिन पृथ्वी इस बैटल को न सिर्फ अकेले लड़ा, बल्कि अकेले जीता भी। लेकिन यहाँ पर एक डिवाइड एंड पॉलिसी की रूल के तहत जब जयचंद राठौड़ को पता लगा कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बैटल को जीत लिया है, और इससे पहले कि मोहम्मद गौरी सतलज और चेनाब रिवर को क्रॉस करके अपने एम्पायर में वापस जाता, जयचंद राठौड़ ने मोहम्मद गौरी को ऑफर दिया कि वो उसके साथ लड़ने को और पृथ्वीराज चौहान का सामने करने को तैयार है। इसी ऑफर का पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी ने यूज़ किया, और अगले ही साल लगभग 1.5 लाख कैवेलरीज के साथ वापस से तराइन की बैटल में इन दोनों की मुलाकात हुई, स्पेशली द जॉइंट अलायंस ऑफ मोहम्मद गौरी एंड जयचंद राठौड़ वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसको हम 1192 की बैटल ऑफ तराइन सेकेंड के नाम से जानते हैं। Although Prithviraj Chauhan resisted and fought bravely, but at the end, because of his ancestor morality, he lost the battle, and finally, Muhammad Ghauri did not, lose this opportunity, and immediately on the spot killed Prithviraj Chauhan third. So Battle of Tarain एक ऐसी बैटल थी जिसको हिंदुस्तान की गेटवे कहा जा सकता था, क्योंकि इसी बैटल ने भारत में मुस्लिम एम्पायर को खोल दिया था। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब पहली बार भारत में मुस्लिम अटैक हुआ था, वो अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय पर, लेकिन वो अटैक सिर्फ प्लंडर के पर्पस से हुआ था, सिर्फ लूटने के इरादे से हुआ था। उसके बाद जब दूसरा अटैक हुआ था महमूद गजनवी का, तब वो 1000 ईस्वी में हुआ था। वो भी सिर्फ प्लंडरिंग के इलाके से हुआ था, या उन इलाकों में हुआ था जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा लूटपाट मचा सकता था, स्पेशली द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। लेकिन अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, महमूद बिन गजनवी की बात करें, ये दोनों इंडिया आए थे, लूटे थे, हत्याएं क्या था, और वापस चले गए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी की बैटल ऑफ तराइन सेकेंड एक ऐसी बैटल थी जिसने मुस्लिम के दरवाजे भारत में खोल दिए थे, क्योंकि इसी बैटल के बाद मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया था और उसकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन मोहम्मद गौरी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी के टर्किश एक स्लेव भारत में ही रुककर उसने भारत में सल्तनत की स्थापना की थी, जिसको हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। तो अगर ये बैटल मोहम्मद गौरी हार जाता, तो शायद भारत में इस्लामिक जो फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई थी, तो शायद वो कभी नहीं हो सकती थी। खैर, अगर हम इस बैटल से पहले बैटल की बात करते हैं, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि राष्ट्रकूटा किंगडम्स, इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारा किंगडम्स और पाला किंगडम उस समय की सबसे पावरफुल किंगडम थी नॉर्थ इंडिया की। तो इन तीनों किंगडम के बीच में कन्नौज को लेकर काफ़ी कुछ, the Kannauj was a bone of contention between these three kingdoms. So when these three kingdoms dreamt of ruling kingdom, this Kannauj become the center point of attraction and center point of fighting between these three kingdoms, and these struggle, because this struggle and the chain of the struggle is called tripartite struggle. ट्रिपेटिक स्ट्रगल एक ऐसा स्ट्रगल था जहाँ पे तीन किंगडम एक साथ उलझे थे अपनी सारे रिसोर्सेस के साथ, और लगभग 350 साल तक ये किंगडम आपस में लड़ते रहे थे। इन किंगडम में सबसे इम्पोर्टेंट जब एक मोड़ आया था कि जब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन की डेथ हुई, तो पाला एम्पायर के धर्मपाल ने कन्नौज को हासिल कर लिया। फाइनली धर्मपाल को राष्ट्रकूटा के एक इम्पॉर्टेंट चीफ वत्सराज ने हरा दिया। उसके बाद अगले कई सालों तक इस कन्नौज पे वत्सराज का राज रहा, जो कि राष्ट्रकूटा किंगडम के थे। लेकिन बाद में जब गुर्जर प्रतिहारा किंगडम का उदय हुआ, तो वहाँ पर राजा भोज ने वत्सराज को हराया,
और फाइनली कन्नौज पे अपना झंडा फहराया। कुछ सालों के बाद फिर से राष्ट्रकूटा किंगडम के राजा ने गुर्जर प्रतिहारा के राजा भोज के बाद के उत्तराधिकारी को हराकर वापस से कन्नौज पे कब्जा किया। उसके कुछ सालों के बाद फिर पाला डायनेस्टी के एक राजा ने गुर्जर प्रतिहारा के उत्तराधिकारी को हराया, राष्ट्रकूटा के उत्तराधिकारी को हराया और कन्नौज पे कब्जा किया। लेकिन ये किंगडम आपस में भूल चुके थे कि आपस में युद्ध करने की वजह से इनकी सेना और इनकी रिसोर्सेस और इनकी मनोबल काफ़ी कम होता जा रहा था। और इस ट्रिपैटेड स्ट्रगल का फ़ायदा उठाया टर्किश राजा महमूद गजनवी ने, जिसने 1000 से लेकर 1027 तक भारत में लगभग 17 अटैक किए थे और ये सारे अटैक लूट के इरादे से किए गए थे। फाइनली अगर मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहारा की, जिनकी वेस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न गुजरात तक राज था, तो इसका फाइनल जब ब्लो हुआ था, फाइनल जो अटैक हुआ था, ये इन्हीं के किंगडम में हुआ था, जब इसे ये पता लगा था कि जिस चांद को ये देवता बना के पूजते हैं, उसी चांद को ये शिवलिंग बना के भी पूजा जाता है, जिसे सोमनाथ कहा जाता था। तो इस्लाम में चंद्रमा की काफ़ी वैल्यू है, इस्लाम में चांद को पूजा जाता है। जब महमूद गजनवी को पता लगा कि उन्हीं के एक रिलीजियस सिंबल का इनकारनेशन एक मंदिर के अंदर रखा हुआ है, जिसको हम सोमनाथ यानी कि चंद्र भगवान के नाम से जानते हैं, उसने फाइनल अटैक सोमनाथ के टेम्पल पे किया। और ऐसा माना जाता है कि उस समय 5 लाख दिनार और लगभग 5000 पुजारियों की हत्या करने के बाद सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया था। और ये भारत में एक ऐसी लूट थी जिसने भारत के ना सिर्फ सोशो कल्चर को कमज़ोर किया, बल्कि इकोनॉमिक्स को भी बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका पहुंचाया था। और इसी किंगडम के साथ साथ इसी इसे कहते हैं किंगडम के फॉल के साथ साथ भारत में कई सारे किंगडम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ी और नए किंगडम का उदय हुआ, जिसमें चौहान किंगडम, गहड़वाल किंगडम, चंदेलास किंगडम, परमार किंगडम इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी नॉर्थ इंडिया की ट्रिपैटेड स्ट्रगल। अगर हम साउथ इंडिया की स्ट्रगल की बात करें, तो साउथ इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है वो एग्जैक्टली नर्मदा रिवर के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें तो दिस इज रिवर नर्मदा, दिस इज रिवर गोदावरी, लेट्स से, एंड दिस इज रिवर कृष्णा। तो नर्मदा से लेकर गोदावरी तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम था जिसको यादव किंगडम कहा जाता था। और इसके अलावा गोदावरी से कृष्णा के बीच में किंगडम था जिसे चालुक्य किंगडम कहा जाता था। इसके बाद जो नया किंगडम हुआ वो काकतीय किंगडम था। इन किंगडम्स को काफ़ी बेनिफिट मिला दो माउंटेन रेंज का, एक है विंध्याचल और दूसरा है सतपुड़ा। इस माउंटेन रेंज की वजह से बहुत सारे टर्किश और अरब इन्वेजन साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचे। लेकिन फाइनली 14th सेंचुरी में जब खिलजी किंगडम भारत में अपने चरम पे था, तब वहाँ पर 1303, 1304 और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे इम्पोर्टेंट सेनापति थे मलिक काफूर, उसने किंगडम्स पे अटैक किया था चित्तौड़गढ़ होते हुए। तो उसने यादव किंगडम पे अटैक किया और वहाँ के किंगडम को जीता। और ऐसा माना जाता है कि उस किंगडम को जीतने के बाद वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से सोना और इम्पॉर्टेंट गोल्ड आर्टिफैक्ट्स दिल्ली लेके आया था, जिससे दिल्ली में एक नए फोर्ट का निर्माण हुआ था। उसके बाद सेम ईयर मलिक काफूर ने काकतीय किंगडम को जीता। इसके अलावा पांड्यास, चोलास, ये एक ऐसा किंगडम था साउथ इंडिया में जिसने पहली बार साउथ इंडिया के न सिर्फ टाउन्स को प्लंडर किया था, बल्कि वहाँ के सोशो कल्चर और आर्किटेक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो इस चैप्टर में हमने अलग अलग राजपूतों के अलग अलग उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, उनके बीच में होने वाले स्ट्रगल के बारे में पढ़ा और किस तरीके से स्ट्रगल का फ़ायदा बाहरी ताकतों ने न सिर्फ उठाया, बल्कि कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बैटल भी जीती, जिन बैटल की वजह से मुस्लिम फाउंडेशन का भारत में रास्ता खुला। ऐसा नहीं था कि भारत में सारे किंगडम काफ़ी कमज़ोर थे। इनफैक्ट भारत में एक ऐसा किंगडम था जिसने न सिर्फ भारत में अपना झंडा फहराया, बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज़ को भी जीता। और जीतने के बाद काफ़ी समय तक भारत में एक नए सोशो कल्चर को जन्म दिया, नए आर्किटेक्चरल स्टाइल को जन्म दिया, जिसका भारत आज तक ऋणी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस चैप्टर में आप इम्पोर्टेंट राजपूत डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। और इफ़ यू
have completed this chapter, I would request you to just go through these dynasties, so that you can be well versed of these dynasty, and you can be uh, you can use these knowledge handy in next coming exams. Thanks a lot.